पहले हम ये समझते हैं कि प्लॉट्स कितने तरीके के होते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम कहें तो एक होता है एग्रीकल्चरल लैंड, दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। अब नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए आपको कन्वर्जन कराना पड़ता है और उसके बाद अगर आप कोई रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या फिर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट वहां करना चाहते हैं तो सीएलयू लेना पड़ता है। सीएलयू का मतलब होता है चेंज इन लैंड यूज। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में एग्रीकल्चरल लैंड की ऑलरेडी बात कर ली है, उसका मैंने डिटेल्ड प्रोसेस आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड किस तरीके से खरीदनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की, जिसमें आपकी रेजिडेंशियल लैंड आ जाती है, कमर्शियल लैंड आ जाती है, इंडस्ट्रियल लैंड आ जाती है और इंस्टीट्यूशनल लैंड आ जाती है। तो अब आप किसी भी तरीके की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड अगर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि उसको कन्वर्जन हो चुका है कि नहीं हो चुका है, उसको चेंज इन लैंड यूज मिल चुका है कि नहीं। अब इसमें हम डिटेल में भी देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है। उससे पहले हम क्या क्या एडवांटेजेस हैं प्लॉट में इन्वेस्ट करने के और साथ में उसके साथ क्या क्या रिस्क हैं वो जान लेते हैं। तो अब हम एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली एडवांटेज आती है प्लॉट इन्वेस्टमेंट की कि इसके जो रिटर्न्स होते हैं, आरओआई जिसे हम कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो काफी अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि मैं कहूंगा कि शेयर मार्केट से भी कंपेरेबल होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में काफी ज्यादा रिटर्न्स होते हैं, लेकिन अगर हम सही में स्टडी करके देखें तो लैंड के कई बार उससे भी बेटर रिटर्न्स निकल के आ जाते हैं अगर आप सही जगह पे पैसा लगाते हैं तो बहुत केसेस में आप 15 से 20% काफी आसानी से एनुअली रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये काफी नॉर्मल है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, तो ऐसी जगहों पे 30-35% के भी रिटर्न्स आ जाते हैं। ये भी कोई बहुत एबनॉर्मल चीज नहीं है, आ सकते हैं इतने भी रिटर्न्स। उसके बाद एक एडवांटेज होती है प्लॉट में इन्वेस्ट करने की, एक कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स कम लगता है, बहुत ही नॉमिनल सा प्रॉपर्टी टैक्स लगता है क्योंकि वहां पे कोई बिल्टअप स्पेस नहीं होती है। फिर तीसरी बात आती है प्लॉट में इन्वेस्ट करने का जो फायदा है वो है कि मेंटेनेंस कॉस्ट कोई नहीं होती है। आपको हार्डली, अगर आपने मान लीजिए एक बाउंड्री बना के डाल दी तो आपकी कोई खास मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई बिल्टअप स्पेस है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उस केस के अंदर आपको एक मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ती है हर महीने। और साथ ही में टेनेंट इश्यूज कोई नहीं है। अब प्लॉट पे कोई टेनेंट का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहां पे टेनेंट तो कोई होगा नहीं खाली प्लॉट के अंदर, लेकिन बिल्टअप स्पेसेस में टेनेंट के काफी इश्यूज होते हैं। प्रॉपर्टी को आपको मेंटेन करना जरूरी है, टेनेंट प्रॉपर्टी को खराब भी कर सकता है। अब देख लेते हैं हम रिस्क क्या क्या है। प्लॉट में इन्वेस्ट करने के काफी रिस्क भी होते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है टाइटल रिस्क का। अब टाइटल रिस्क क्या है? ओनरशिप, सेलर जो आपको सेल कर रहा है वो सही में ओनर है कि नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद उसके ऊपर कोई एनकम्बरेंसेस तो नहीं है। एनकम्बरेंसेस आपके होते हैं थर्ड पार्टी क्लेम्स। अब ये थर्ड पार्टी क्लेम्स क्या क्या हो सकते हैं? ये कोई लोन हो सकता है, लीज हो सकता है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई लीगल हेयर का मान लीजिए कोई राइट निकल के आ जाता है, वो भी एक थर्ड पार्टी क्लेम हो जाता है। तो इस तरीके के टाइटल रिस्क काफी पॉसिबल होते हैं प्लॉट इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर दूसरा एक होता है सीएलयू रिस्क। सीएलयू रिस्क का मतलब है चेंज इन लैंड यूज, जो मैंने आपसे बात करी थी, उसका भी एक रिस्क होता है। कई बार क्या होता है, कोई डेवलपर, कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर होते हैं जो रातों रात पैसा लेके भागना चाहते हैं, वो सीएलयू अप्रूवल लेते ही नहीं है। सीएलयू अप्रूवल आपको अथॉरिटी से लेना पड़ता है। तो वो आपको कह देते हैं कि ये रेजिडेंशियल के लिए मैंने प्लॉट बेचा है, तो आप रेजिडेंशियल के लिए बिना सीएलयू अप्रूवल के अगर खरीद लेते हैं तो आपको बाद में पता चलेगा कि आप वहां पे मकान ही नहीं बना सकते। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि उसको अप्रूवल मिला है कि नहीं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या जो भी वो प्लॉट कह के बेच रहा है सेलर, वो अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है। फिर एक आ जाता है जोनिंग रिस्क। जोनिंग रिस्क का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई लैंड खरीद ली कह के कि रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, लेकिन वो मास्टर प्लान के हिसाब से रेजिडेंशियल या कमर्शियल जोन में अगर नहीं आती है, मान लीजिए वो कोई फॉरेस्ट लैंड में आ जाती है मास्टर प्लान के हिसाब से, या मान लीजिए वो कोई कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर आ जाती है या और किसी जोन के अंदर आ जाती है, तो आप वहां पे रेजिडेंशियल या कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि वो जोन क्या है। तो ये चीज आप मास्टर प्लान देख के उस सिटी का पता लगा सकते हैं। फिर आ जाती है फिजिकल मेजरमेंट की बात। कई बार एग्जैक्ट एरिया जो सेलर प्रॉमिस करता है, जब आप फिजिकली मेजर करके देखेंगे बाद में, तो हो सकता है वो कम निकले।
तो ये भी एक काफी बड़ा रिस्क होता है जो आपको चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद बात आती है एंक्रोचमेंट्स की। एंक्रोचमेंट्स भी प्लॉट्स के अंदर काफी बड़ा रिस्क होता है। अब एंक्रोचमेंट्स का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके अगल बगल में दो प्लॉट लगते हैं, उन्होंने एक एक फुट अगर बाउंड्री आपके प्लॉट में बना ली तो आपकी प्लॉट की जगह कम हो जाएगी। दूसरा एंक्रोचमेंट इस तरीके का भी हो सकता है कि आप वहां पे प्लॉट पे अगर फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करते हैं, मान लीजिए आप एकदम 3-4 साल बाद जा रहे हैं तो आपको पता चला किसी और ने ही वहां पे कब्जा कर लिया, पोजेशन ले लिया, तो वो इस तरीके के एंक्रोचमेंट जो होते हैं ये काफी बड़ा रिस्क हो जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी और ने पोजेशन ले लिया तो उसको निकालना कई बार काफी टफ हो जाता है। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट रिस्क आ जाता है। इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब कि भाई आपका प्लॉट जो आपने खरीदा है वो अप्रिशिएट होगा भी कि नहीं। अब मान लीजिए आपने एक बहुत आउटस्कर्ट्स में सिटी लिमिट से 200 किलोमीटर दूर जाके कोई प्लॉट खरीद लिया और वहां पे कोई इंडस्ट्री भी नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा, तो वहां पे एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत कम है। हो सकता है 20-30 साल तक वो उतनी की उतनी ही वैल्यू रह जाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब कोई लोकेशन चूज करते हैं तो वो बहुत ध्यान से चूज करें कि कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब यह है कि आप उस प्रॉपर्टी को या उस प्लॉट को फ्यूचर में बेच भी पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे आराम से। तो अब प्लॉट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसको आप इमीडिएटली नहीं बेच सकते हैं, राइट। रियल एस्टेट हमेशा एक इलिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है जिसको आप इमीडिएटली नहीं बेच सकते हैं। तो आप इसको हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के चलें। कम से कम भी जब आप प्लॉट इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 5 इयर्स का होराइजन लेके चलें। इससे कम में आप नहीं बेच पाएंगे और हो सकता है आपको ढंग से रिटर्न्स ना मिलें। फिर लास्ट रिस्क की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज कहूंगा मैं इसको कि आपकी कोई रेंटल इनकम नहीं आती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हर महीने कोई ना कोई इनकम आए तो आपको रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और रेंटल इनकम क्योंकि प्लॉट से नहीं आएगी, प्लॉट से जो आपके मेन रिटर्न्स आते हैं वो सीधे सीधे कैपिटल एप्रिसिएशन से आते हैं और रेंटल इनकम इसके अंदर नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैंने जैसा पहले कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप देखें अगर प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि आप टाइप्स ऑफ सेलर्स की, मतलब आप किस तरीके से प्लॉट को खरीद सकते हैं। तो इसमें ब्रॉडली 3 डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है कि एक तो आप गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं डायरेक्टली। कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है सिटी की या स्टेट की, या कोई स्टेट अथॉरिटी होती है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है, वो प्लॉट अलॉट करती है। तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट एक्वायर करती है लैंड फार्मर से या जो भी उसका मालिक है। तो इस केस में गवर्नमेंट की सिरदर्दी होती है कि वो सारे टाइटल चेक करे, उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस करे, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करे। उसके बाद कन्वर्जन का भी गवर्नमेंट का ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लैंड यूज उसका कन्वर्ट करके ही आपको बेचती है, तब आपको डेवलप्ड प्लॉट मिलते हैं। वहां पे वो रोड, सीवर और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पूरी सुविधाएं देती है, उसके बाद आपको प्लॉट बेचती है। तो इसके अंदर परचेजिंग रिस्क नहीं होते हैं। गवर्नमेंट के अंदर परचेजिंग रिस्क जैसे टाइटल रिस्क और CLU रिस्क, जोनिंग रिस्क, जो रिस्क की बात की थी हमने, वो वाले रिस्क नहीं होते हैं गवर्नमेंट लैंड में। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है, आप प्राइवेट डेवलपर से प्लॉट खरीद सकते हैं। बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, वो प्लॉट काट के बेचते हैं। उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फार्मर से एक तो लैंड खरीदेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसको CLU लेंगे, कन्वर्जन चेंज इन लैंड यूज, उसका अप्रूवल लेके देंगे। उसके बाद आपको वो डेवलप्ड प्लॉट बेचेंगे। वहां पे सारा रोड बनाने का काम उनका होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवेज, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके देंगे। तो इसके अंदर मॉडरेट टू हाई परचेजिंग रिस्क होते हैं। बहुत बार कुछ ऐसे होते हैं छोटे डेवलपर्स जो रातों रात पैसा लेके भागना पसंद करते हैं, तो वो लोग CLU नहीं लेंगे और आपको हो सकता है सस्ते में प्लॉट बेचने के चक्कर में वो आपसे पैसा ले लेंगे। हो सकता है वो डेवलप ना करके दें उसको, वहां पे सीवेज लाइन ना डालें। तो इस तरीके की काफी सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज भी बन जाती हैं। तो आप इन तरीके के रिस्क को जरूर अवॉइड करें। जब भी अगर आप किसी प्राइवेट डेवलपर के साथ जाते हैं तो आप एक थोड़े से अच्छे डेवलपर के साथ जाएं, रेप्यूटेड डेवलपर के साथ जाएं। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप एक किसी प्राइवेट इंडिविजुअल जो ऑलरेडी प्लॉट का मालिक है उससे खरीद सकते हैं। उस केस में क्या होता है, वो ऑलरेडी या तो कन्वर्टेड लैंड बेचेगा आपको या नॉन कन्वर्टेड लैंड बेच देगा। मान लीजिए किसी ने ऑलरेडी किसी डेवलपर से एक अनऑथराइज्ड प्लॉट खरीद रखा था एग्रीकल्चरल लैंड में, उसने सोचा कि रेजिडेंशियल प्लॉट है ये, वो खरीद लिया। हो सकता है वो वाला उसको बेचना चाहे अपने प्लॉट को, तो आप वैसा वाला लैंड में भी फंस सकते हैं। या कन्वर्टेड प्लॉट है वो, तब कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। तो इसमें भी हम यही कहेंगे कि आप इंडिविजुअल से खरीद रहे हैं तो भी आपका मॉडरेट टू हाई परचेजिंग रिस्क होता है।
आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए कि उसका CLU स्टेटस क्या है, उसका जोनिंग कहां पे आती है। तो ये सारे रिस्क प्राइवेट डेवलपर और प्राइवेट इंडिविजुअल के केस में थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब आप एक प्लॉट खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। हर प्रोसेस में हम देखेंगे कि आपको क्या क्या बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप आता है वो है इन्वेस्टमेंट रिसर्च का। तो जब भी आप प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लेना चाहिए कि मिनिमम आप कितने टाइम के लिए उसमें इन्वेस्ट करके रखेंगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको कम से कम मिनिमम 5 इयर्स का होराइजन लेके चलना चाहिए, तभी आपको उसमें से ठीक से रिटर्न्स निकल के आते हैं। दूसरा पॉइंट होता है आपको अपना बजट बना लेना चाहिए कि आप किस बजट तक जाना चाहते हैं। कमर्शियल प्लॉट खरीदेंगे तो काफी महंगा पड़ता है, रेजिडेंशियल प्लॉट थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आपका कम बजट है तो आप रेजिडेंशियल से स्टार्ट करें। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्लॉट में भी जा सकते हैं। फिर आपका होता है कि आप किस जगह पे इन्वेस्ट करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको मैं स्टार भी मार्क कर देता हूं कि आपको जो ये एरिया लोकेशन चूज करनी है ना, ये आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर्स के पास, जहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं उसके आसपास 10-20 किलोमीटर तक मैक्सिमम इन्वेस्ट करें, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। नहीं तो आपको हो सकता है आप मतलब 100 किलोमीटर अगर दूर चले जाते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से तो हो सकता है वहां पे कोई डेवलपमेंट ना हो आने वाले 20-30 सालों तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोकेशन किस तरीके से अपनी चूज करते हैं। उसके बाद आप स्टडी करिए, न्यूज आइटम्स पढ़िए, मार्केट ट्रेंड्स देखिए कि कौन से एरियाज अपकमिंग हैं, कहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कहां पे कंपनीज आ रही हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टी सर्च का पॉइंट आ जाता है, स्टेप 2। प्रॉपर्टी आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, तो या तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे आजकल पोर्टल्स हैं, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, कॉमन फ्लोर, हाउसिंग.com, इस तरीके के आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे सर्च कर सकते हैं प्लॉट्स, या फिर आप किसी ब्रोकर से भी डील कर सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए एरिया ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है तो वहां पे आप अपने किसी ब्रोकर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। फिर आपको कंपेयर करनी चाहिए प्रॉपर्टीज और उनके प्राइसेस कंपेयर करने चाहिए। तो प्लॉट की वैल्यूएशन एक लगानी बहुत जरूरी है, तो आप वहां पे राइट वैल्यू ही पे करें। आप नहीं चाहेंगे कि मैं प्लॉट की बहुत ज्यादा वैल्यू पे करूं, तो आप कम से कम 3-4 प्रोजेक्ट्स को स्टडी करें, उसके बाद ही प्लॉट खरीदें। और अगर आप किसी इंडिविजुअल से भी खरीद रहे हैं तो काफी सारी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने के बाद ही खरीदें। फिर कनेक्टिविटी आप जरूर देख लें उस जगह पे कैसी आ रही है। मेट्रो रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, मान लीजिए मेट्रो के एकदम 200, 300 या 500 मीटर के अंदर अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी जगह पे काफी अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है। वाइड रोड्स हैं तो वहां पे अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। प्रॉक्सिमिटी टू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास लें, ऐसी जगह हमेशा अच्छी रहती हैं, अप्रिसिएशन अच्छा मिलता है। उसके बाद प्रीमियम लोकेशन आप चूज करेंगे तो बेटर है, जैसे कि मेन रोड फेसिंग जो प्लॉट्स होते हैं वो हमेशा प्रीमियम पे बिकते हैं। इनिशियली आपको हो सकता है महंगा ही मिले वो, लेकिन वो आपका प्लॉट हमेशा सबसे पहले बिकेगा। प्रीमियम प्लॉट्स के बायर्स हमेशा आपको ज्यादा मिलेंगे, राइट। और 2 साइड या 3 साइड ओपन जो प्लॉट्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, वो भी प्रीमियम प्लॉट्स होते हैं। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग जो प्लॉट्स होते हैं वो हमेशा थोड़े से बेटर बिकते हैं इंडिया के अंदर स्पेशली। तो इन बातों का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखें अपनी प्रॉपर्टी सर्च करते वक्त। उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है आपका ड्यू डिलिजेंस और डॉक्यूमेंट चेक। आप उसका बैकग्राउंड चेक कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको भी मैं यहां पे स्टार मार्क कर देता हूं, राइट। कि आप किस तरीके से उसकी डॉक्यूमेंट चेक करें, पूरा बैकग्राउंड चेक करें। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है फिजिकल सर्वे। फिजिकल सर्वे कर लें कि उसका एग्जैक्ट एरिया कितना है, प्रॉपर मेजरमेंट करवा लें, एक टेप लेके जाएं और उसको मेजर कर लें कि उसका प्लॉट का जितना प्रॉमिस एरिया किया जा रहा है वो उतना है कि नहीं। साथ में एंक्रोचमेंट चेक कर लें कि कोई एंक्रोचमेंट तो नहीं है, साथ वाले ने कोई बाउंड्री आपके प्लॉट के अंदर तो नहीं बना ली है जो भी आप देख रहे हैं। उसके बाद किसी और ने तो कोई पोजेशन नहीं कर लिया है, कोई टेनेंट, अगर वहां पे कोई टेनेंट है, मान लीजिए कोई, काफी लोग क्या करते हैं प्लॉट के अंदर किसी माली को रख लेते हैं, तो उसने कहीं कब्जा तो नहीं कर लिया है उसके ऊपर। तो इन बातों का ख्याल रखना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। उसके बाद क्लियर टाइटल होना चाहिए और कोई एनकम्बरेंसेस नहीं होने चाहिए उसके ऊपर। मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि टाइटल के अंदर कोई और तीसरी पार्टी ना हो, उसका कोई क्लेम ना हो, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। और साथ में सेलर जो है वो सही में उसका ओनर है कि नहीं, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है।
तो गवर्नमेंट स्कीम्स की जब हमने बात की तो उसमें टाइटल रिस्क नहीं होता है। प्राइवेट डेवलपर की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी ओनरशिप अगर चेक करनी है तो ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हैं। अब ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स हर स्टेट्स के अंदर आजकल अवेलेबल हैं। अब लैंड रिकॉर्ड्स को हम हर स्टेट में अलग अलग नामों से जानते हैं। नॉर्थ के स्टेट्स में हम जमाबंदी या फर्द बोल देते हैं, खाता, खतौनी, खतियान, इस तरीके के नामों से जानते हैं। और हम महाराष्ट्र और गुजरात में 7/12 बोलते हैं इनको। और साउथ के स्टेट्स में पहानी, अडंगल, ROR, इस तरीके के, या पट्टा चिट्टा तमिलनाडु में बोलते हैं हम, इस तरीके के नामों से जाना जाता है। तो आप ये ऑनलाइन रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। और ये आज की डेट में जब सारे के सारे वेबसाइट पे ही अवेलेबल है या आप मोबाइल ऐप्स पे भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं स्टेट वाइज, तो आप वो वाले मेरे वीडियोस चेक करिए कि आप किस तरीके से ये लैंड रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। किसी की भी पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं तो आपको डेवलपर की ओनरशिप के बारे में पता चल जाएगा कि उसके पास कौन कौन से खसरे हैं, कौन कौन से सर्वे नंबर्स हैं, उसकी ओनरशिप, राइट। उसके बाद प्राइवेट डेवलपर ने CLU लिया है कि नहीं ये चेक कर लीजिए, उसका आप लेआउट प्लान देखिए और वो अप्रूव्ड है कि नहीं। इनफैक्ट आप अथॉरिटी में जाके भी पता कर सकते हैं, आप RTI लगा सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगी ये वाली भी इंफॉर्मेशन, अगर डेवलपर आपसे शेयर नहीं करता है तो, राइट। उसके बाद आपका जो प्लॉट है वो कौन से जोन में आता है। मान लीजिए आपको कोई रेजिडेंशियल प्लॉट बेच रहा है तो वो रेजिडेंशियल जोन के अंदर आता भी है कि नहीं आता है, या कोई कमर्शियल प्लॉट बेच रहा है तो वो उस जोन के अंदर आता है कि नहीं, ये आपके लिए चेक करना बहुत जरूरी है। फिर अगर आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से खरीद रहे हैं तो आपको उस केस में भी ऑनलाइन रिकॉर्ड्स एक तो चेक कर लेने चाहिए। उसके बाद उसकी सेल डीड चेक कर लेनी चाहिए कि उसकी जो ओनरशिप है, अब सेल डीड है या कोई गिफ्ट डीड है या रिलिंक्विशमेंट डीड है, उसकी जो भी ट्रांसफर डीड है, जिस भी डीड के हिसाब से वो मालिक बना है आप वो चेक कीजिए। उसके बाद चेन ऑफ टाइटल चेक कीजिए। चेन ऑफ टाइटल का मतलब है कि वो जब से फर्स्ट सेल जब भी हुई है उस प्लॉट की, फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने जरूरी हैं। अगर बीच में कोई डॉक्यूमेंट गायब है तो ऐसा भी हो सकता है कि उस पर कोई लोन ले लिया गया हो जो आपको ना पता हो, और वो प्रीवियस सेलर जो है उसको भी ना पता हो, उसने ध्यान ना दिया हो। तो फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक के डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट भी करने चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें भी यही आ जाता है कि आपको जोन चेक कर लेना चाहिए। मास्टर प्लान के अंदर, मास्टर प्लान हर सिटी का होता है जनरली, तो वो आपको जोन चेक कर लेना चाहिए कि वो उस जो भी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है उस जोन के अंदर आपका प्लॉट आता है कि नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका नेगोशिएशन और अग्रीमेंट का। तो अब नेगोशिएशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले एक तो राइट लैंड वैल्यू असाइन करनी है। आप कंपेयर कीजिए आसपास कि किस तरीके के प्लॉट बिक रहे हैं और उनका क्या रेट है, उनका एक रेट लगाइए, उसके हिसाब से ही आप नेगोशिएट कीजिए। आप नहीं ज्यादा पैसे देना चाहेंगे किसी भी प्लॉट के। उसके बाद आप एडवांस देंगे। एक बार आपने प्रॉपर्टी पसंद कर ली, सारी चीजें देख ली, बैकग्राउंड चेक कर लिया, तो आपकी अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी नेगोशिएट कर लिया है, सेलर भी अग्री कर गया है प्राइस पे, तो आप एडवांस देंगे। एडवांस में आप जनरली 10% देंगे। 10% एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक मार्केट प्रैक्टिस है। तो 10% एडवांस लिया जाता है जनरली अग्रीड प्राइस का। मान लीजिए आपने 1 करोड़ में डील करी है किसी प्लॉट की, तो आप उसको 10 लाख का एडवांस देंगे। एडवांस देने के बाद आप अग्रीमेंट फॉर सेल साइन करेंगे। अग्रीमेंट फॉर सेल के अंदर सारी डिटेल्ड टर्म्स लिखी जाती हैं कि पेमेंट शेड्यूल क्या होगा, कितने टाइम में आप पे करेंगे, तो ये पेमेंट टर्म्स लिखी जाती हैं। पेमेंट टर्म्स मतलब 2 से 3 महीने का टाइम आपको मिलता है जनरली। आपने कितना प्राइस अग्री करा सेलर और बायर के बीच में, वो लिखा जाता है। प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिखी जाती हैं बायर और सेलर की। मान लीजिए अब ये बायर है, ये सेलर है, तो उसका नाम, एड्रेस, ये सब लिखा जाता है, और सेलर का भी नाम, एड्रेस, और साथ में प्रॉपर्टी का एड्रेस भी लिखा जाता है। उसी के साथ डिफॉल्ट पेनल्टी लिखी जाती है कि अगर मान लीजिए बायर या सेलर कोई डिफॉल्ट कर गया तो किसको कितनी पेनल्टी लगेगी। तो जनरली क्या होता है, अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो उसका जो 10% एडवांस है ये फोरफीट हो जाता है, ये मारा जाता है। और अगर सेलर डिफॉल्ट करता है तो उस केस में उसको एडवांस डबल करके देना होता है। तो 10% की जगह वो 20% वापस देगा बायर को, अगर सेलर बैकआउट करता है सेल से। तो इस तरीके के सारे टर्म्स अग्रीमेंट फॉर सेल में लिखे जाते हैं। अब अग्रीमेंट फॉर सेल के ऊपर मैंने एक एक टर्म के बारे में काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप वो वाला मेरा वीडियो जरूर देख लीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा एक एक क्लॉज के बारे में किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो अग्रीमेंट के बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है सेल डीड का।
सेल डीड काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप जब अपनी कंप्लीट कर लेंगे पेमेंट 2 से 3 महीने में, जो हमने यहाँ बात की थी, तो आपको ये सेल डीड रजिस्टर करानी होगी। अब ये जो रजिस्टर होती है ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर होती है। तो आप जब सेल डीड रजिस्टर कराएंगे तो आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होंगे, जो जनरली 4 से 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू होते हैं। हर स्टेट में अलग अलग होते हैं ये, तो आप अपने स्टेट में चेक कर लीजिए कि कितनी स्टैंप ड्यूटी लगेगी वहां पे। और सेल डीड टू बी रजिस्टर्ड एट सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी दिया है। उसके बाद आपको म्यूटेशन भी करानी हो सकती है। अब म्यूटेशन 2 तरीके की होती है, मैंने इसके बारे में काफी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपका प्रॉपर्टी म्युनिसिपैलिटी के बाहर आता है, म्युनिसिपैलिटी लिमिट्स जहां, अगर सिटी लिमिट्स के बाहर आता है अगर वो प्लॉट, तो आपको लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर अपना नाम चेंज करा लेना चाहिए। लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं, तो वो बहुत जरूरी होता है लैंड रिकॉर्ड्स में नाम चेंज कराना। उसके बाद अगर आपकी म्युनिसिपैलिटी लिमिट्स के अंदर प्लॉट आता है तो आप प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर अपना नाम चेंज करा लीजिए, उसको भी हम म्यूटेशन ही बोलते हैं। तो ये आपका लास्ट प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप प्लॉट खरीद सकते हैं। तो अब हमने सारी बातें कर ली कि क्या एडवांटेज है प्लॉट खरीदने के, किस तरीके के रिस्क होते हैं, और आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं प्लॉट खरीदने से पहले। तो इस